Very good morning, friends. Welcome you in my channel. So today I will discuss about the gastritis. What is the gastritis? What's management of gastritis? What's the symptoms of gastritis? So one by one start करते हैं. तो सबसे पहला अपना पॉइंट रहेगा इंट्रोडक्शन कि गैस्ट्राइटिस क्या है. दोस्तों हमारे वीडियो को प्लीज़ बिना स्किप किए ज़रूर देखें. आपको इजी वे में नोट्स एंड एक्सप्लेनेशन हम देने का प्रयास करेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो फर्स्ट पॉइंट अपना इंट्रोडक्शन है. द गैस्ट्राइटिस कम्स फ्रॉम टू वर्ड. गैस्ट्राइटिस टू वर्ड से लिया गया है. फर्स्ट वर्ड है अपना गैस्ट्रो. गैस्ट्रो का मीन्स होता है स्टमक. देन आइटिस का मीन्स होता है इन्फ्लामेशन. जब स्टमक की यानी सरफेस पे जब सपोज ही स्टमक है, स्टमक के किसी भी इनर लेयर में जब इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन आ जाती है उस कंडीशन को गैस्ट्राइटिस बोलते हैं. देन नेक्स्ट इंट्रो में हम बात करेंगे. Gastritis is an inflammation, irritation और erosion in a lining of stomach and mucosa. जो स्टमक की इनर लाइनिंग होती है दोस्तों, जो स्टमक की इनर लाइनिंग होती है उसको म्यूकोजा बोलते हैं. देन यदि म्यूकोजा में कोई इरोजन हो जाता है, मीन्स कि कोई घाव हो जाते हैं या तो वहाँ पे इरिटेशन हो, जलन हो और वहाँ पे इन्फेक्शन कॉज हो गया हो, उस कंडीशन को गैस्ट्राइटिस बोलते हैं. आई थिंक इंट्रो आपको क्लियर होगा कि स्टमक के इनर सरफेस पे जब इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन हो जाती है उस कंडीशन को गैस्ट्राइटिस बोला जाता है. देन नेक्स्ट पॉइंट है इंट्रो में, इट कैन अकर सडनली एंड ग्रेजुअली. जो गैस्ट्राइटिस है वो सडनली भी हो सकता है एंड ग्रेजुअली धीरे धीरे भी ग्रो हो सकता है. इसका कुछ रीज़न है दोस्तों, अभी आगे डिस्कस करेंगे. तो देन हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे इसके. द स्टमक लाइनिंग कंटेन स्पेशल सेल दैट प्रोड्यूस एसिड एंजाइम. सो एवरीबडी शुड नो कि स्टमक की जो स्पेशल टाइप की जो स्टमक में सेल्स होती हैं वो एंजाइम सिक्रिएट करते हैं. और एंजाइम का फंक्शन क्या होता है कि एंजाइम जो होते हैं वो हमारे फूड को एब्जॉर्प्शन करते हैं, मेटाबोलाइज करने का काम करते हैं. तो आप लोग खुद ही समझिए दोस्तों कि यदि स्टमक में प्रॉपर तरीके से एंजाइम सिक्रेट नहीं होगा तो जो स्टमक का जो फूड कंटेन है वो डाइजेस्ट नहीं होगा. सो इफ़ यू इन्फ्लेम्ड द डाइजेस्टिव इनर लाइनिंग, यदि स्टमक की जो इनर लाइनिंग इन्फ्लेम्ड हो जाएगी, इन्फेक्टेड हो जाएगी तो अपना प्रॉपर फंक्शन नहीं करेगी. तो इस पॉइंट का मीन्स है कि जो स्टमक के लाइनिंग में जो स्पेशल सेल्स होते हैं वो एंजाइम प्रोड्यूस नहीं कर पाते, तो जो डाइजेशन सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं. सो विच हेल्प ब्रेक डाउन ऑफ डाइजेशन फूड एंड डाइजेशन, मतलब कि हेल्प टू डाइजेशन. तो ये फूड का ब्रेक डाउन करने में काम करते हैं एंजाइम और डाइजेशन में हेल्प करते हैं. तो नेक्स्ट पॉइंट आई थिंक इंट्रो आपको क्लियर होगा. देन नेक्स्ट पॉइंट में हम डिस्कस करेंगे कि इंट्रो में क्या दिया है. तो व्हेन द स्टमक लाइनिंग इज इन्फ्लेम्ड, जब स्टमक की इनर लाइनिंग इन्फ्लेम्ड हो जाएगी, इन्फेक्टेड हो जाएगी, इट प्रोड्यूस लेस एसिड. जब इन्फेक्टेड हो जाएगी तो वो एसिड का जो पहले सिक्रेशन होता था वो अब लेस अमाउंट में होगा. एंजाइम एंड म्यूकस, तो जो एंजाइम का सिक्रेशन है वो लेस हो जाएगा और फूड में जब प्रॉपर तरीके से एंजाइम नहीं मिलेगा तो उसका जो मेटाबॉलिज्म सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाएगा. देन इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि गैस्ट्राइटिस कितने टाइप्स की होती हैं और कौन कौन सी टाइप्स में क्या क्या डिफरेंस होता है. सो फर्स्ट टाइप है हमारी एक्यूट. एक्यूट मीन्स कि सडनली जो गैस्ट्राइटिस होती है उसको हम वो सडनली जो गैस्ट्राइटिस होगी वो किसी भी रीज़न के थ्रू होगी जो कि सडनली कॉज होगी. देखिए चलिए देखते हैं. दिस इज अ पेनफुल इन्फ्लामेशन ऑफ द लाइनिंग ऑफ स्टमक. ये पेनफुल इन्फ्लामेशन आएगा स्टमक में बट ये सडनली आएगा. कैसे आ रहा है? दैट अकर सडनली मे बी आल्सो इन्वॉल्व ब्लीडिंग ऑफ द स्टमक म्यूकोसा. ये कॉज होता है एकदम सडनली हो जाता है और इसमें जो सिम्टम्स आएंगे उसमें ब्लड भी ब्लीडिंग होगी. यदि स्टमक में ब्लीडिंग होगी तो वो वोमिटिंग के थ्रू ब्लड जो है तो बाहर आ सकता है या तो फिर स्टूल में भी जो है तो ब्लड देखने को मिल सकता है. तो देन इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि इस गैस्ट्राइटिस में क्या क्यों आ रही है, किस वजह से. दिस टाइप ऑफ गैस्ट्राइटिस में आल्सो रिजल्ट फ्रॉम ईटिंग स्पॉइल्ड फूड, डेड फिश एंड एनिमल वुड, केमिकल ड्रग टॉक्सिन एंड प्लांट. ये गैस्ट्राइटिस इसलिए हो रही है कि
जब पेशेंट किसी भी रीजन से या तो फिर उसको पता नहीं रहता, वो कोई टॉक्सिक प्लांट ऐसे कोई सब्सटेंस इंटेक कर लिया जिसमें टॉक्सिसिटी थी, कोई भी केमिकल इंटेक कर लिया, कोई भी ऐसे वुड सब्सटेंस हो गए, जैसे कि और एनिमल हो गया, जैसे कि कुछ लोग एनिमल्स वगैरह, जैसे कि कुछ लोग वेजिटेरियन होते हैं, तो वो लोग ऐसी ऐसी चीज़ों को इनटेक कर लेते जो डाइजेस्ट होने में बहुत डिफ़िकल्टीज आती है, एंड जो बहुत दिनों की फ़िश रखी रहती है उसमें बैक्टीरिया एंड वायरसेस की ग्रोथ हो जाती है। देन ख़राब जो खाना, जैसे शाम का बचा हुआ खाना वो मॉर्निंग में इनटेक करते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें जब इनटेक करते हैं तो धीरे धीरे जो मेनली तो जो ड्रग्स, किसी भी ऐसी ड्रग्स को यूज कर रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी है, जैसे पेन रिलीवर हो गई, बहुत सारी ऐसी ड्रग्स होती हैं जो कि बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी इंक्रीज करती हैं हमारे स्टमक में। तो ऐसी ड्रग इंटेक करने से जो एक्यूट गैस्ट्राइटिस है वो कॉज होती है। आई थिंक आपको एक्यूट गैस्ट्राइटिस क्लियर होगी दोस्तों कि जब हम बहुत ज़्यादा टॉक्सिक सब्सटेंस इंटेक करते हैं तो हमें एक्यूट गैस्ट्राइटिस होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। देन हमारा है क्रोनिक गैस्ट्राइटिस क्या होता है, चलिए डिस्कस करते हैं। क्रोनिक गैस्ट्राइटिस इज मोर देन फाउंड इन ओल्डर पीपल। जो क्रोनिक गैस्ट्राइटिस है वो सबसे ज़्यादा ओल्डर पीपल में देखने को मिलती है। देन नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे। क्रोनिक गैस्ट्राइटिस इन्वॉल्व लॉन्ग टर्म इन्फ्लामेशन ऑफ द म्यूकोजल लाइनिंग ऑफ द स्टमक। मीन्स कि जो क्रोनिक गैस्ट्राइटिस होती है वो इट्स सो स्लोली ग्रोथ इन द स्टमक। ये बहुत धीरे धीरे ग्रोथ करते हैं स्टमक में, और दैट्स अ वेरी सीरियस कंडीशन। इसमें बहुत सीरियस कंडीशन होती है, बट ये ग्रोथ बहुत धीरे धीरे करते हैं। बहुत दिनों से कोई अल्कोहल यूज कर रहा है, कोई ऐसे स्पॉइल फूड इनटेक कर रहा है, तो ऐसे धीरे धीरे जो है तो उसमें इन्फ्लामेशन या फिर इरोजन वगैरह आने स्टार्ट हो जाते हैं। देन इसके बाद डिस्कस करेंगे कॉजेज़ ऑफ गैस्ट्राइटिस की गैस्ट्राइटिस की कॉजेज़ क्या क्या हैं, क्यों कॉज हो रही है गैस्ट्राइटिस, चलिए डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट है गैस्ट्राइटिस यूजुअली डेवलप इन व्हेन पेशेंट प्रोटेक्टिव लेयर बिकम वीकनेड और डैमेज। जब गैस्ट्रिक मतलब जो स्टमक होती है उसकी जो इनर लाइनिंग होती है, म्यूकोजा होती है, वो वीक हो जाती है और डैमेज हो जाती है, तब हमें गैस्ट्राइटिस कॉज होता है। देन इसके मेन कॉजेज कौन कौन से होंगे, किस किस वजह से गैस्ट्राइटिस हो रहा है, डिस्कस करते हैं। तो पीपल इन्फेक्टेड विथ हेलिकोबैक्टर पाइलोरी कैन एक्सपीरियंस गैस्ट्राइटिस, मोस्टली क्रोनिक गैस्ट्राइटिस। द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ गैस्ट्राइटिस इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, मीन्स कि इसको एच पाइलोरी नाम के बैक्टीरिया से भी जाना है। तो सबसे मोस्ट कॉमन कॉज जो गैस्ट्राइटिस का वो एच पाइलोरी, इसको एच पाइलोरी वायरस बैक्टीरिया भी बोलते हैं। तो जो हेलिकोबैक्टीरिया जो है वो स्टमक की लाइनिंग में इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन कॉज करता है। दोस्तों ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट्स द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ गैस्ट्राइटिस। तो जो गैस्ट्राइटिस का मोस्ट कॉमन कॉज है वो क्या है, हेलिकोबैक्टर जो है तो मोस्ट कॉमन कॉज है। देन क्या है, दूसरा जो कॉजेज है वो क्या है, रेगुलर यूज़ ऑफ पेन रिलीवर। यदि कोई पेशेंट रेगुलर पेन रिलीवर यूज़ कर रहा है, यदि किसी को कोई ट्रॉमा हो गया, कोई किसी डिसीज से सफ़र कर रहा है, तो वो रेगुलर यदि मेडिसिन इनटेक कर रहा है तो उसको भी गैस्ट्राइटिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो कॉमन पेन रिलीवर सच एज एस्पिरिन, आइब्रोफेन, डेक्सामेथासोन, इट कैन कॉज बोथ ऑफ गैस्ट्राइटिस। ये सारी ड्रग्स जो होते हैं, जैसे कि एस्पिरिन हो गई, ब्रूफेन हो गई, डेक्सामेथासोन हो गई, ये सारे एक्यूट एंड क्रोनिक गैस्ट्राइटिस कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। देन ओल्डर एज, यदि कोई पेशेंट ओल्डर एज की कंडीशन पे है, उनकी जो स्टमक इनर लाइनिंग है वो वेरी वीक हो जाती है और वो इंक्रीज़ होती है, उसको गैस्ट्राइटिस होने के चांसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं। यदि कोई पेशेंट अल्कोहल यूज़ कर रहा है, बहुत एक्सेसिव अमाउंट में अल्कोहल हो जाती है, तो धीरे धीरे जो उनकी इनर लाइनिंग है वो वीक हो जाती है और गैस्ट्राइटिस कॉज होती है। देन फिजिकल स्ट्रेस, एनी टाइप ऑफ डिसीज से वो सफ़र कर रहे हैं तो उनकी फिजिकल में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पड़ता है और उनकी स्टमक जो फूड का डाइजेशन एब्जॉर्प्शन वो प्रॉपर नहीं हो पाता और जो है तो गैस्ट्राइटिस जो है तो कॉज होती है। सो देन हम डिस्कस करेंगे व्हाट्स द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ गैस्ट्राइटिस, का पैथोफिजियोलॉजी क्या है।
सो फर्स्ट ऑफ ऑल ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर कि ऐसे हमने इटियोलॉजी के बारे में डिस्कस किया, जैसे कि एस पाइलोरी बैक्टीरिया जो है तो ग्रो कर रहा था स्टमक लाइनिंग में और इन्फेक्शन कर रहा था। अल्कोहल यूज़ करने से बहुत मैनी टाइप्स ऑफ यूज़ ऑफ ड्रग्स, बहुत सारी जब हम ड्रग्स यूज़ करते हैं तब जो है तो गैस्ट्राइटिस कॉज होती है। तो ये सारी इटियोलॉजी थे। तो ड्यू टू इटियोलॉजी की वजह से क्या कॉज हो रहा है देखते हैं। गैस्ट्रिक म्यूकस बिकम, जो गैस्ट्रिक म्यूकोजा बिकम वीकनेड और डैमेज, जो स्टमक की इनर लाइनिंग होती है वो डैमेज हो जाती है और वीक हो जाती है। किसकी वजह से? जब हम बहुत ज़्यादा ड्रग्स लेते हैं या तो फिर बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है, तो एनी रीज़न जो है हमारी म्यूकोजा है जो वो वीक हो जाएगी और डैमेज हो जाएगी। देन क्या होगा कि जो म्यूकोजा होगी उसमें इरोजन एंड ऑब्स्ट्रक्शन इन गैस्ट्रिक म्यूकोजा, तो जो गैस्ट्रिक म्यूकोजा है उसमें अल्सर्स फॉर्म होने लगेंगे, इरोजन आ जाएगा, इन्फेक्शन होने लगेगी। और वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन कैसे आएगा कि जो एंजाइम्स वगैरह सिक्रेट करते हैं वहाँ की सेल्स वो नहीं कर पाएंगे, सिक्रेट नहीं कर पाएंगे। जब ब्लॉक ऑब्स्ट्रक्शन आ गया तो क्या होगा कंडीशन आगे? डिस्टर्बिंग बैलेंस ऑफ गैस्ट्रिक जूस। देन फिर जो गैस्ट्रिक जूस है वो उसका जो बैलेंस है वो बिगड़ जाएगा और जो मेटाबॉलाइजेशन के जो सिस्टम्स है वो प्रोसेस है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, मीन्स कि फूड डाइजेस्ट प्रॉपर नहीं होगा। देन अल्सरेशन में अकर एंड कैन लीड टू हेमरेज। देन फिर धीरे धीरे वहाँ पे और इन्फेक्शन बढ़ेगा और अल्सर हो जाएंगे, अल्सर फॉर्म हो जाएंगे और अल्सर फॉर्म होंगे तो वहाँ पे ब्लीडिंग होगी। जो स्टमक है वहाँ पे जो लाइनिंग बहुत ज़्यादा जब डैमेज हो जाएगी तो ब्लीडिंग होगी। तो वोमिटिंग के साथ ब्लीडिंग देखने को मिल सकती है या तो फिर स्टूल के साथ ब्लीडिंग देखने को मिल सकती है। देन डिस्टर्ब सेल्यूलर स्ट्रक्चर, जहाँ पे इन्फ्लेमेशन हुआ है, जहाँ पे अल्सरेशन फॉर्म हो रहा है वहाँ की जो सेल्स है वो उनका स्ट्रक्चर बिगड़ जाएगा। एंड इस्चीमिया, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ इस्चीमिया? कुछ वहाँ पे प्रॉपर तरीके से जो वहाँ की सेल्स होंगी डैमेज हो जाएंगी, उनका स्ट्रक्चर बिगड़ जाएगा। देन क्या होगा कि इस्चीमिया मीन्स कि वहाँ पे प्रॉपर तरीके से ब्लड का सप्लाई नहीं होगा, बॉडी का वह पार्ट जहाँ पे प्रॉपर तरीके से ब्लड का सप्लाई नहीं होता उस कंडीशन को हम इस्चीमिया बोलते हैं। देन टिश्यू डेथ, आप लोगों को पता होगा कि हर एक सेल्स और टिश्यू को सर्वाइव करने के लिए ब्लड इन न्यूट्रिशन ऑक्सीजन की डिमांड होती है। जब प्रॉपर तरीके से ब्लड की डिमांड सप्लाई पूरी नहीं होगी तो वहाँ की जो सेल्स और टिश्यू है वो डैमेज हो जाएंगी, डेथ हो जाएंगी। देन क्या होगा कि जब वहाँ पे अल्सरेशन फॉर्म हुआ तो इस्चीमिया कॉज हुआ, देन टिश्यू डेथ हुआ, देन इसके बाद गैस्ट्राइटिस जो है तो कॉज होगा। आई थिंक आप लोगों को पैथोफिजियोलॉजी क्लियर हो गई होगी। देन इसके बाद क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों प्लीज़ वीडियो को डोंट स्किप द वीडियो, प्लीज़ अटेंशन पुट द दिस वीडियो। सो फर्स्ट पॉइंट है बर्निंग। बर्निंग क्यों हो रहा है आप इसके पीछे का रीज़न जानिए। सपोज ये स्टमक है तो बर्निंग क्यों हो रहा है दोस्तों? जलन इसलिए हो रही है कि इस पॉइंट पे सपोज अल्सर फॉर्म हो गया तो यहाँ से जो एंजाइम सिक्रीट होगा तो एंजाइम्स और जो गैस्ट्रिक जूस होती है वो बहुत ज़्यादा एसिडिक होती है और एसिड हमारे जो इरोजन्स होंगे, घाव होंगे, उनको और वो बड़ा करेगा और इन्फेक्टेड करेगा। और जो गैस्ट्रिक जूस है वो तो इम्पोर्टेंट है हमारे डाइजेशन के लिए, वो तो प्रोड्यूस होता है, बट जो इरोजन को ना वो बहुत ज़्यादा फैला देता है। तो इसीलिए बर्निंग हमें कॉज होती है। बर्निंग मीन्स पेट में जलन इसीलिए होती है। एक अपर एब्डोमेन। सो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि बर्निंग पेट में क्यों होती है। तो ये इसका रीज़न ये है कि जो एसिड है वो जो है तो बहुत ज़्यादा और डैमेज करने लगता है। देन नाउजिया एंड वोमिटिंग। देन नाउजिया वोमिटिंग इसलिए हो रही है कि यदि स्टमक में इरिटेशन हो रही है इसलिए नाउजिया वोमिटिंग होगी। अ फीलिंग ऑफ फुलनेस अपर एब्डोमेन आफ्टर ईटिंग। यदि आप थोड़ा सा भी खाना खाओगे तो ऐसा लगेगा कि हमने बहुत खाना खा लिया या तो फिर आपको बहुत फुल एब्डोमेन फुलनेस फील होगी। देन एब्डोमेन ब्लॉटिंग मीन्स कि पेट में बहुत सारी गैस बनेंगी क्योंकि वहाँ पे ना प्रॉपर तरीके से डाइजेशन नहीं हो रहा है और मेटाबॉलिज्म का जो प्रोसेस है वो डिस्टर्ब हो गया है। देन हिकअप्स बहुत आते हैं क्योंकि जो GERD होने की मीन्स कि गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज़ होने के भी चांसेस, मीन्स कि जो गैस्ट्रिक जो फ्लूइड है वो जो है तो ईसोफेगस में रिफ्लेक्स होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। देन लॉस ऑफ एपेटाइट, जब प्रॉपर तरीके से फूड का मेटाबॉलाइजेशन नहीं हो रहा है तो लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगेगी। देन फीवर, इन्फेक्शन है तो फीवर कॉमन सी आएगी। और इल फीलिंगनेस, जब प्रॉपर तरीके से फूड का डाइजेशन नहीं होगा तो हमें एनर्जी नहीं मिलेगी इसलिए हमको इल फीलिंग्स होगी।
मीन्स कि बहुत दिनों से बीमार है। स्टमक क्रैम्पिंग, स्टमक में बहुत ज़्यादा क्रैम्पिंग, ऐंठन से दर्द होगी क्योंकि वहाँ पे इन्फेक्शन और एरोजन है। देन चेस्ट पेन, सीवियर स्टमक पेन, और इसमें ना चेस्ट पेन भी देखने को मिलता है और सीवियर स्टमक पेन बिकॉज इन्फ्लामेशन है ना इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक। देन डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन, इफ़ यू कॉज यदि गैस्ट्राइटिस हो जाता है तो कौन सा टेस्ट कराने चाहिए और कौन कौन से टेस्ट डॉक्टर डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन, इफ़ यू कॉज यदि गैस्ट्राइटिस हो जाता है तो कौन सा टेस्ट कराने चाहिए और कौन कौन से टेस्ट डॉक्टर रेफ़र करते हैं, चलिए देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सीबीसी मीन्स कि कंप्लीट ब्लड काउंट इसलिए कराते हैं कि ब्लड में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, किस रीज़न से इनको इन्फेक्शन हो रहा है, तो ये सब डिटेक्ट करने के लिए। देन हमारा है ईसोफेजियो गैस्ट्रोड्यूडेनोस्कोपी। ये डायग्नोसिस का मीन्स, ये टेस्ट का मीन्स ये है कि एक ऐसा इक्विपमेंट कि जो जिससे ईसोफेगस और स्टमक, ड्यूडेनल, इन सभी का एग्जामिनेशन करने के लिए ईसोफेजो गैस्ट्रोड्यूडेनोस्कोपी होता है। देन एलएफटी लीवर फंक्शन टेस्ट करेंगे कि लीवर की वजह से तो नहीं कोई डिस्टर्बेंस है। देन यूएसजी अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी, अल्ट्रासोनोग्राफी एब्डोमेन का होगा और उससे डिटेक्ट करेंगे कि पेशेंट के एब्डोमेन में कहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट है। देन एक्सरे आप डाइजेस्टिव ट्रैक, जो डाइजेस्टिव ट्रैक है उसका एक्सरे करेंगे। देन एच पाइलोरी टेस्ट, स्टूल के थ्रू एच पाइलोरी टेस्ट करेंगे कि एच पाइलोरी यदि प्रेजेंट होएगा उसमें स्टूल में तो डिटेक्ट करने के लिए ये एच पाइलोरी टेस्ट भी किया जाता है। देन इसके बाद मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे कि इफ़ यू कॉज एनी रीजन्स ऑफ गैस्ट्राइटिस तो कैसे मैनेज करेंगे। तो सबसे पहला है एंटीबायोटिक्स, मे बी डॉक्टर्स एंटीबायोटिक रेफ़र करते हैं, चलिए कौन कौन सी हैं देखते हैं। If H. pylori are found in a digestive tract, doctor may be recommended to combination of antibiotic to kill bacteria. सो एच पाइलोरी बैक्टीरिया को किल करने के लिए कुछ डॉक्टर जो है तो एंटीबायोटिक रेफ़र करते हैं। सो चलिए वन बाय वन देखते हैं। समटाइम गिवन कॉम्बिनेशन ऑफ विथ पीपीआई, मीन्स कि समटाइम्स जो है तो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, इसका मीन्स होता है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर भी देते हैं, क्योंकि जो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर होते हैं वो एक्सेसिव अमाउंट में जो गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट होता है उसको ब्लॉक करने के लिए। तो सम एंटीबायोटिक से कौन कौन सी चलिए देख लेते हैं। सो फर्स्ट ऑफ एंटीबायोटिक है एमोक्सिसिलिन, देन मेट्रोनाइडाजोल एंड टेट्रासाइक्लिन। ये तीनों एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब डॉक्टर करते हैं व्हेन जब कॉज हो जाती है क्या, गैस्ट्राइटिस। देन एंटी एसिड क्यों देते हैं कि एंटी एसिड न्यूट्रलाइज एसिड इन द स्टमक, जो स्टमक का लेवल है वहाँ स्टमक में जो गैस्ट्रिक जूस का लेवल है उसको वो न्यूट्रलाइज कर देंगी, और उसकी जो कुछ एंटी एसिड की जो ड्रग्स है वो एस्पिरिन, सोडियम बाइकार्बोनेट, ये सारे प्रिस्क्राइब डॉक्टर करते हैं। देन प्रोटॉन पंप इनहिबिटर में दे आर ब्लॉक एसिड स्टमक, जो स्टमक की एसिड की लेवल से उसको ये ब्लॉक कर देते हैं। और सच जब कुछ ड्रग्स हैं वो ओमेप्राजोल एंड रेबोप्राजोल, रेबियोप्राजोल, ये दोनों ड्रग्स डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है जब किसी पेशेंट को गैस्ट्राइटिस हो जाती है। देन एंटी एमेटिक, एंटी एमेटिक मीन्स कि जो वॉमिटिंग से प्रिवेंट करने के लिए जो ड्रग्स, पेशेंट को वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा आ रही है इसलिए उसको ऐसी ड्रग्स जैसे कि ओंडास्टेरोन हो गया, ये सारी ड्रग्स जो है तो प्रिस्क्राइब करते हैं एंटी एमेटिक, बिकॉज कि पेशेंट को वॉमिटिंग ना आए। सम नर्सिंग मैनेजमेंट कुछ ऐसे होते हैं जिनके वजह से पेशेंट को प्रिवेंट किया जा सकता है कि इसको आगे इसका जो और ज़्यादा सीरियस ना हो। सो पहला है असेस द पेशेंट यूजुअल डाइट, पेशेंट की जो डाइट है वो उसको असेस करना है, क्योंकि पेशेंट यदि स्पाइसी फूड लेगा, बहुत ज़्यादा पॉइजन सब्सटेंस लेगा तो और ज़्यादा उसको होने के चांसेस हो सकते हैं। इसलिए नर्सिस का ये मतलब नर्सिस का ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो असेस करें कि पेशेंट कैसे कैसे डाइट ले रहा है। प्रोवाइड साइकोलॉजिकल सपोर्ट, यदि पेशेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हैं तो उनका फूड जो है तो डाइजेस्ट नहीं होता और बहुत ज़्यादा मतलब मेनी टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स क्रिएट इन अ स्टमक। सो देन है डोंट स्टे लॉन्ग टर्म विदाउट फूड, मीन्स कि जो एक रूटीन होता है कि हर एक पर्सन का रूटीन होता है कि वो किस टाइम खाना खाते हैं, तो अपने रूटीन के अकॉर्डिंग फूड इनटेक करना चाहिए। देन मोस्टली इन फ्लूइड हेल्प इन डाइजेशन, पेशेंट को जो है तो फ्लूइड ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड करना चाहिए, क्योंकि फ्लूइड से ज़्यादा
लोड नहीं पड़ेगा स्टमक में और जो है तो इजीली डाइजेस्ट होगा। जब हार्ड फूड इंटेक कर लेते हैं तो स्टमक की लाइनिंग में और ज़्यादा इरोजन इन्फेक्शन होते हैं, उस कंडीशन से प्रिवेंट करना चाहिए।